नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्क्वायर रूट एकेडमी में। तो इस वीडियो से मैं मैथमेटिक्स के लगभग सभी टॉप सब्जेक्ट्स को कवर करने वाला हूं और टॉपिक वाइज। तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट जो लेने वाला हूं वो लीनियर अलजेब्रा। साथ ही साथ एक तरफ मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा तो दूसरी तरफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को भी मैं साथ ही साथ अपलोड करता रहूँगा। तो सबसे पहला प्रेफरेंस मेरा होगा लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा में बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एडवांस तक जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें पता है कि लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज मैट्रिसेस का होना जरूरी है। और मैट्रिसेस में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और उसके बाद फिर मैट्रिसेस, देन विल जंप फॉर वेक्टर स्पेस, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सेट एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक, नल स्पेस, डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स and canonical form, Jordan form. Many things are there like positive definiteness of a matrix, negative definiteness of a matrix. So many things are there. I will start from a very basic and will go up to advanced level. So मैं start करता हूँ सबसे पहले system of linear equation से। System of linear equation, system of linear equations। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाला हूं, तो लीनियर अलजेब्रा को पढ़ाने के लिए मैं कुछ 2-3 बुक्स जो मैंने लिखी हैं, 3 बुक्स, ये रेफरेंसेस में यूज करने वाला हूं। अगर इनमें आगे चल के कोई चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्यों पढ़ें, क्या यूज है, इनका क्या एप्लीकेशंस है, पहले हम वो जान लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो कहाँ पर लीनियर इक्वेशंस यूज करी जाती हैं, तो मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि लेट अस सपोज दैट आई हैव अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन दैट आई हैव 900 रुपीज मनी and I want to purchase few books of linear algebra and each book cost is 300 rupees. So if I will start from very basic linear equation, then that mathematical problem can be related with this linear equation ax is equal to b, where b is nothing but the total money that I have and a is nothing but the cost of per linear algebra book. What I assume, the cost of a is nothing but I assume 300 rupees into x is equal to 900. So x is equal to come out 3. So very easily we can solve the 3 number of books linear algebra. I can solve if 900 rupees I have and 300 rupees the cost of per book. Okay, this is okay. But if I have a one linear equation which is in one variable, which is a very basic linear equation, so if here a is not equal to 0, then the solution can be defined b by a, provided a not equal to 0, that I have written. So okay, x is equal to b by a. So this solution we will call as unique solution. Unique solution means exactly one solution, exactly one solution यहाँ तक। अच्छा, दूसरा केस यहाँ पर इसमें ये बनता है कि अगर हमारे पास इसमें ऐसा हो जाए कि a 0 है और b नॉट इक्वल टू 0 है, तो कैसी सिचुएशन होगी, 0 टाइम्स x इज इक्वल टू b, वेयर b इज नॉन जीरो क्वांटिटी। एंड यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा एक चीज कि a b जो फिक्स नंबर है वो भी r से आ रहा है, तो x भी हमारा एक रियल नंबर ही है। मतलब हम किस फील्ड में बात कर रहे हैं, रियल फील्ड में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि x में ऐसा, 0 में ऐसा कौन सा रियल नंबर में मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक नॉन जीरो क्वांटिटी मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन में आपको मिलेगा क्या, नो सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, फॉर एग्जांपल
जैसे कि 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना था 900 रुपीज आई हैव। सो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँ कि उसको 0 से मल्टीप्लाई करूँ और मुझे 900 मिल जाए। तो रियल वर्ल्ड में ये चीज अपने पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का नो सोल्यूशन होगा अगर इस तरीके का केस होता है। अच्छा थर्ड की अगर हम बात करते हैं जिसमें a इक्वल टू भी 0 है और b इक्वल टू भी 0 है, तो ये इक्वेशन क्या निकल के आएगी 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखें तो क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर रखें ये इक्वेशन हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं हमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 केसेस मिल सकते हैं। क्या, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है जब इस तरीके का केस होगा, या फिर नो सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर अगर एक से ज्यादा है तो कैसे होंगे, फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे अगर हमारी फील्ड रियल नंबर है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इनफाइनाइट फील्ड है। थोड़ा और अच्छे से इस चीज को देखने का कोशिश करते हैं। जैसे कि जब भी हमारे पास फाइनाइट फील्ड होगी, जब भी हमारे पास इनफाइनाइट फील्ड होगी, जब भी हमारे पास इनफाइनाइट फील्ड होगी लाइक क्यू, सी और रैशनल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड ऑल आर इनफाइनाइट फील्ड। तो इस तरीके की फील्ड्स में अगर हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशंस के 3 पार्ट हो सकते हैं, या तो नो सॉल्यूशन, या फिर एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये चीज हमेशा ही ट्रू होगी कि अगर हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसका या तो नो सॉल्यूशन होगा, या फिर एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सो माय आंसर इज यस, only 3 cases will be there if the provided field is infinite, मतलब फील्ड लाइक फॉर एग्जांपल इस तरीके की फील्ड है, रियल नंबर, रैशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरीके की अगर हमारे पास फील्ड है तो उसमें कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसमें 3 ही केस होंगे, या तो नो सॉल्यूशन, या फिर एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई फाइनाइट फील्ड है, इफ वी हैव फाइनाइट फील्ड, मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को फील्ड की डेफिनेशन पता है, अदरवाइज विल डिस्कस लेटर। सो सपोज हमारे पास कोई फाइनाइट फील्ड Z2 है 0,1, तो अब हमें पता है स्केलर्स यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो अगर इसका कोई भी सॉल्यूशंस होगा तो अगर फाइनाइट फील्ड है तो स्केलर्स टाइम दैट सॉल्यूशन विल आल्सो बी अ सॉल्यूशन। सो इन दैट केस वी कैन गेट फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मींस 3 सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, 4 सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो कब, केवल और केवल तब जब फाइनाइट फील्ड होगी। अगर इनफाइनाइट फील्ड है तो केवल ये 3 ही केसेस हैं, या तो नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर फाइनाइट फील्ड है तो उसमें एक केस और यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्या, कि 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट कभी नहीं होंगे क्योंकि हमारी फील्ड कैसी है, फाइनाइट है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है तो ये लीनियर इक्वेशंस को तो हमने एक वेरिएबल में देखा, इसी तरीके से मैं थोड़ा n वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन को देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या होती है। n वेरिएबल में कोई लीनियर इक्वेशन है उसको हम कैसे देख सकते हैं, तो हमें पता है कि कोई भी n वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन इस तरीके से दी जा सकती है, a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2, इसी तरीके से अगर an इंटू xn, ये कोई लीनियर इक्वेशन है। और इसमें भी मैं डिनोट कर रहा हूँ, सपोज x1 जो है नंबर ऑफ लीनियर अलजेब्रा बुक दैट आई वांट टू परचेज, एंड x2 is nothing but number of abstract algebras book that I want to purchase, and xn is nothing but the number of
ordinary differential equations books that I want to purchase. I am relating this equation with a practical problem. Okay, and A1 is nothing but the cost of per linear algebra book. इसी तरीके से A2 is nothing but the cost of per abstract algebra book, and AN is nothing but the cost of per ordinary differential equation book. अब ये चीज हमें पता है, लेकिन हमारे पास रुपए कितने हैं, 900 रुपीज है। तो हमें पता है कि अगर A1 जो है एक लीनियर अलजेब्रा की बुक की कॉस्ट है और X1 नंबर ऑफ लीनियर अलजेब्रास बुक I want to purchase, then A1 into X1 will be the total cost for linear algebras book. इसी तरीके से A2 into X2 will be the total cost of abstract algebras book that I want to purchase. So then what will be the total cost for this equation will be 900, because how much money I have only 900 rupees. So this is a linear equation in n variable. अब हमें पता है कि अगर इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालना चाहें तो हमें पता है अगर इस इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो एटलीस्ट बाय फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स एटलीस्ट आई शुड हैव n इक्वेशंस, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। तो हमें करना क्या होगा कि अगर हमारे पास इक्वेशंस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि x2 से लेकर xn तक की वैल्यूज को हम क्या करें, अपनी तरफ से दे दें, तो x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x2 टू xn आ जाएगी। और अगर हमें इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो हमें क्या होगा, एटलीस्ट कम से कम हमें n इक्वेशंस तो चाहिए। और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे चल के कि फर्दर स्टडी में हम वो चीज देखेंगे कि किस तरीके से यूनिक सोल्यूशन हमें आगे मिलेगा, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें आगे मिलेगा, या फिर नो सोल्यूशन हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या यूज हैं लीनियर इक्वेशंस के हमारे साइंटिफिक हमारे एवरी ब्रांच ऑफ साइंस। तो तीसरा यूज एक और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस का, तीसरा यूज एक और यहाँ पर बताना चाहूंगा लीनियर इक्वेशंस का कि टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशंस। As we know that to solve non-linear equation is a very difficult task. Then what we will do, first of all, there are many methods are there. With the help of those methods, we can convert this non-linear equation into linear equation. Set of linear equations. एंड उसके बाद हमें पता है लीनियर इक्वेशंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन का बहुत बड़ा यूज है कि नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी हम लीनियर इक्वेशंस का यूज करते हैं। अच्छा, एक और यूज देखते हैं हम लीनियर इक्वेशंस का। मैं यहाँ पर बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशंस को हमें क्यों पढ़ना जरूरी है, तो हम कुछ उसके एप्लीकेशंस या उसके कुछ यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और यूज बताता हूँ कि जैसे हमारे पास फाइनाइट फील्ड है Z2, जैसे कि हमने बात करी 0,1। अब हमें पता है 0,1 ये इक्वेशन अगर हम लिखा जाए x = 0, y = 0 या फिर y = 0, x = 0, दीज आर द टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस बनाएंगे तो हमें 1 0 0 1 और यहाँ पर क्या मिलेगी 0 1 1 0। तो अगर हम देखें इस Z2 फील्ड के ऊपर पूरा का पूरा हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है। इसी तरीके से हम देखें कि पूरा का पूरा हमारा बाइनरी सिस्टम जो कि 0 और 1 पे बेस्ड है, तो पूरा का पूरा क्रिप्टोग्राफी या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारी जगह पर हमारा लीनियर अलजेब्रा यूज होता है। ये तो 4th नंबर का यूज हो गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब कि हम अपना सेल फोन में अपना चेहरा दिखाते हैं, हमारा फोन का लॉक खुल जाता है। अच्छा, इसी तरीके से कि कोडिंग में इसका लीनियर अलजेब्रा का बहुत बड़ा योगदान है, और सर्च इंजन में बहुत सारी जगह पर लीनियर अलजेब्रा का यूज करा जा सकता है। इनफैक्ट आई कैन से दैट लीनियर अलजेब्रा that uses in every branch of science. So यहाँ से हम इसके आगे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो लीनियर अलजेब्रा के हमने यूजेस पढ़ लिए कि लीनियर अलजेब्रा का लगभग हर साइंस की हर ब्रांच में यूज होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ से कि क्या है आखिर में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
हमने अभी तक ये जान लिया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पढ़ना क्यों जरूरी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है। तो मैं ट्राई करता हूँ बहुत ही बेसिक तरीके से कि अगर मेरे पास कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लाइक a11 टाइम्स x1 प्लस a12 टाइम्स x2 प्लस a1n टाइम्स xn इज इक्वल टू सम राइट हैंड साइड वेक्टर b1। दूसरी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ a21 टाइम्स x2 प्लस a22 टाइम्स x2 and so on a2n times xn is equal to b1, like that a m1 times x1 plus a m2 times x2 and so on a mn times xn is equal to some bm तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसमें बहुत सारी इक्वेशंस है। कितनी इक्वेशंस है? 1 to m। सो हाउ मेनी इक्वेशंस? m इक्वेशंस। और एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, x1 x2 और कितने xn, तो n वेरिएबल्स हैं, n वेरिएबल है। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन m इक्वेशंस एंड n वेरिएबल्स। अच्छा, अब बात आती है कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ कि ऑल, सपोज यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे के सारे जो कोफिशिएंट हैं aij आर बिलोंग्स टू रियल नंबर एज वेल एज ऑल xi's आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। मीन्स मैं फील्ड कौन सी लेके चल रहा हूँ? रियल नंबर। जैसा कि हमने देखा कि जब भी हम मैथमेटिकली कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर फील्ड बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले नंबर मैं फील्ड में प्रिसाइजली बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैं रियल फील्ड में बात कर रहा हूँ। तो अब शुरू करते हैं। तो मैंने बात करी इस चीज की कि ये सिस्टम का सोल्यूशन क्या होगा। सपोज इस सिस्टम को मैं स्टार बोल रहा हूँ, तो इस सिस्टम का सोल्यूशन क्या होगा? ऐसा कौन सा टपल होगा, n टपल होगा जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई n टपल लिया जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है और दूसरी और या फिर किसी और को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो उस पूरे सिस्टम का सोल्यूशन नहीं बोला जाएगा। इस पूरे सिस्टम का सोल्यूशन कोई भी n टपल, सपोज x1 x2 xn is said to be solution of star if and only if it satisfies all equations in star। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पूरे सिस्टम का कोई भी n टपल सोल्यूशन तब बोला जाएगा जब वो टपल साइमल्टेनियसली पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा हो, दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा हो और इसी तरीके से mth इक्वेशन को भी क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। तब हम बोल पाएंगे कि वो सिस्टम क्या है, वो टपल क्या है, इस सिस्टम का सोल्यूशन है। अच्छा, इस सिस्टम को लिखने का एक और भी तरीका है जो कि हम इस तरीके से लिखते हैं कि a टाइम्स x is equal to b, where b is a right hand side vector, means nothing but b1 b2 bm column vector, and x is nothing but a variable, it is also a column vector, and a will be the coefficient matrix। तो ये हम आगे पढ़ेंगे चल के कि इस सिस्टम को हम इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं। जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे उस टाइम पर मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इस तरीके से क्यों लिखा जा सकता है, एंड दिस इज नथिंग बट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। तो इसको मैं यहाँ पर ही छोड़ रहा हूँ, आगे चल के जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम पर मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब हमने ये चीज पढ़ ली। कुछ एक एग्जांपल लेकर हम देखते हैं कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा दिखता है और फिर उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अभी हमने ये यहाँ पर ये चीज देखी कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखा जो कि m इक्वेशंस और n वेरिएबल में था। तो एक इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में लेता हूँ यहाँ पर और फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताने का कोशिश करता हूँ। सपोज
I have one system of equation 2 times x1 minus x2 plus x3 is equal to 0, x1 plus 3 times x2 plus 4 times x3 equal to 0. First equation, second equation, and overall I am calling this star. Okay, now I have this system of equation. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितनी इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं. So it is a system of equations in 2 equations and how many variables? 3 variables. 3 variables. प्लस साथ में मैं एक चीज और बताना भूल गया कि अगर वहां पर मैंने बताया था ax इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, तो अगर इफ b इक्वल टू 0 मीन्स पूरा का पूरा कॉलम वेक्टर b1 b2 bi ऑल आर 0, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम. क्यों बोलते हैं इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं. अच्छा, इफ b इज नॉन जीरो, b इज नॉन जीरो का मतलब उस कॉलम वेक्टर में एटलीस्ट वन bi इज नॉन जीरो, then b will not equal to 0. That time we'll call this system non homogeneous. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड सारे के सारे 0 दे रखे हैं, इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल्स. अब हम थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन का क्या करते हैं, सॉल्यूशन का बात करते हैं कि ऐसे कौन से x1 x2 x3 होंगे जो एक ही साथ इस पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर जाएगा और सेटिस्फाई करेगा और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो जैसा कि हम बच्चा क्लास से ही करते आ रहे हैं कि क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स में कोई इक्वेशन दी होती है तो हम उन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं और फिर एक इक्वेशन ऐसी मिल जाती है जो कि एक वेरिएबल में होती है और फिर उस एक वेरिएबल से हम वैल्यू को निकाल लेते हैं और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन लगा के दूसरे वेरिएबल पर चले जाते हैं. तो सेम चीज हम थोड़ा देर के लिए यहाँ पर भी ट्राई करने का कोशिश करते हैं कि सपोज इन दोनों इक्वेशंस को लेकर x1 को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, x1 वेरिएबल को मैं हटाना चाह रहा हूँ. जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो जाएंगे उतनी आसानी से मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी. जैसे मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से हमें दूसरे की और फिर तीसरे की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हम छोटा क्लास से करते आ रहे हैं. एक बार फिर कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है. कि जैसे यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिलता है कि सपोज मैं ऐसा कर रहा हूं कि -2 टाइम्स दूसरी इक्वेशन को और इसको ऐड कर दे रहा हूं पहली इक्वेशन के साथ. तो आप देख सकते हो कि अगर -2 टाइम्स पहली इक्वेशन -2 टाइम्स दूसरी इक्वेशन प्लस 1 टाइम्स पहली इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, चला जाएगा. हमें मिलेगा क्या यहाँ से माइनस का 6x2 और माइनस x2 दैट विल बी -7x2 और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 4 -2 सो माइनस का 8x3 और प्लस का x3 माइनस का 7x3 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें एक रिलेशन क्या मिल गया कि x2 इज नथिंग बट x3. यहां से हमें ये चीज पता चल गई x2 इज नथिंग बट x3. यस, -1 7 8 + 1. ओके, सो x2 इज नथिंग बट x3. यहां से हमें ये चीज पता चल गई. सॉरी, x2 इज नथिंग बट -x3. x2 इज नथिंग बट -x3. अच्छा, अब यहाँ से हमें x2 और x3 में पता चल गया. अब फिर से मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एक बार मैंने x1 वेरिएबल को हटाया, इस बार मैं क्या सोच रहा हूँ कि x2 वेरिएबल को मैं कैसे हटा सकता हूँ. तो x2 वेरिएबल को हटाने के लिए मैं क्या करूँ कि 3 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन प्लस ऐड कर दूं दूसरी इक्वेशन के साथ. तो आप देख रहे हो ये खत्म हो जाएगा. तो यहाँ से मिलेगा क्या हमें 6 + 1 7 टाइम्स x1 प्लस 3 + 7 टाइम्स x3 इक्वल टू 0. तो यहाँ से फिर से हमें क्या मिला कि x1 भी किसके बराबर है -x3 के. तो इन दोनों से क्या मिला हमें, इससे और इससे क्या मिलेगा कि x1 इज नथिंग बट x2 इज नथिंग बट x3. ये मिल गया हमें
कि कोई भी आप टपल ऐसा ले लो जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, x1 की वैल्यू 1 ले ली, x2 की वैल्यू 1 ले ली, x3 की वैल्यू आप -1 ले लो। आप यहाँ पर रखो, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। या फिर आप कुछ भी रख सकते हो, x1 की वैल्यू 2 ले ली, x2 की वैल्यू 2 ले ली, x3 की वैल्यू -2 ले ली, और यहाँ पर आप रखो, आपको सेटिस्फाई करेगा। तो हमें सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो गए। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसके सॉल्यूशन स्पेस को, मतलब पूरा का पूरा सेट लिखना चाहूँ कि जो इस पूरे के पूरे स्टार इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उस सॉल्यूशन स्पेस को। अगर उस पूरे सेट को हम लिखना चाहें तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि x1 -x1 और यहाँ पर x1, where x1 belongs to रियल नंबर। इस तरीके से हम x1 को लिख सकते हैं। अच्छा, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इसी सॉल्यूशन स्पेस को, अभी के लिए मैं थोड़ी देर के लिए बताना चाहूंगा कि इसी सॉल्यूशन स्पेस को ही हम बोलते हैं इसका नल स्पेस, जो कि हमारा होमोजेनियस सिस्टम है। और एक बार जब हमें नल स्पेस पता चल जाएगा तो हम उसका रेंज स्पेस, उसके नल स्पेस की डायमेंशन, रेंज स्पेस की डायमेंशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम ये चीज देखने का कोशिश करेंगे कि ये काम तो हम बच्चा क्लास से करते ही आ रहे हैं और यहाँ पर भी हमने करा, लेकिन ये इस तरीके से हमने करा तो ये काम क्यों कर रहा है, हमें इस तरीके से सोल्यूशन क्यों मिल जा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो ये चीज, इसका रीजन हम क्या है, इसका रीजन हम अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं इसी तरीके से लीनियर अलजेब्रा का अगला वीडियो भी लेके आने वाला हूँ और मैथमेटिक्स के लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ, और उसके साथ साथ लीनियर अलजेब्रा के सॉल्यूशंस को भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एनालिसिस, विल सी। थैंक यू सो मच।